नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। भारत और EFTA के बीच हुआ समझौता, $100 बिलियन का होगा निवेश, 10 लाख रोजगार का दावा। भारत दुनिया में मोबाइल के उत्पादन में दूसरे नंबर पर, बीते 10 सालों में बहुत तेजी से हुई है ग्रोथ, सरकार की नीतियों ने निभाई अहम भूमिका। और ऑस्कर अवार्ड्स हुए घोषित, ओपेनहाइमर ने मारी बाजी, यूक्रेन ने जीता अपना पहला ऑस्कर। भारत ने आज रक्षा क्षेत्र में एक और इतिहास रच दिया है। दरअसल मिशन दिव्यास्त्र के तहत स्वदेशी तकनीक से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस मिशन के लिए प्रधानमंत्री ने DRDO को बधाई दी है। अग्नि 5 मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से संपन्न है। मिशन दिव्यास्त्र के सफल परीक्षण के बाद भारत ने कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज में अपनी जगह बना ली है जिनके पास ये MIRV तकनीक है। इन देशों में USA है, UK, फ्रांस, चीन और रूस शामिल हैं। देखिए, MIRV तकनीक में किसी मिसाइल में एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। इन हथियारों से अलग अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। इससे पहले के अग्नि मिसाइलों में ये सुविधा नहीं थी। 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 को देश की दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है। यह मिसाइल चीन के सबसे उत्तरी हिस्से के साथ साथ यूरोप के कुछ क्षेत्रों को भी अपनी मारक क्षमता में ला सकती है। बीता रविवार भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में इस खबर का आगाज हुआ। दरअसल भारत ने एक हिस्टोरिक डील साइन की है। यह समझौता भारत और EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच हुआ है। समझौते का नाम है टेपा। टेपा मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। समझौते के तहत 15 सालों में $100 बिलियन के निवेश की बात की गई है। माना जा रहा है कि यह निवेश भारत में 10 लाख रोजगार पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि इस समझौते को हकीकत में तब्दील होने में तकरीबन 1 दशक लग गया है। 2013 में इस समझौते को लेकर कई बातचीत हुई थी, लेकिन तब दोनों पार्टीज के बीच कई मुद्दों पर असहमतियां थीं। आज भू राजनीति का सीन बदल गया है। भारत समेत दुनिया भर के देश चीन पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। इस साझा मकसद ने भारत और यूरोपियन देशों के इस ब्लॉक के बीच समझौते में बहुत अहम भूमिका निभाई है। यह समझौता गिव एंड टेक पर आधारित है। मतलब यह कि इसमें EFTA भारत में निवेश करेगा। ये निवेश भी इन देशों की सरकार की तरफ से न होकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से किया जाएगा। बदले में इन देशों को भारत के मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। भारत अपने कई सेक्टर में इन देशों को रियायतें मुहैया कराएगा। समझौते में यह बात भी शामिल है कि अगर इन देशों की तरफ से निवेश कम हुआ, जिसका सीधा असर रोजगार सृजन पर देखने को मिलेगा, तो भारत भी इन देशों को दी जाने वाली रियायतों में कमी कर सकता है। देखिए, जब भी कोई डील होती है तो एक बात जरूर उठती है और वो बात है भारत का मार्केट। इसे हमारी सरकारें वैश्विक निवेशकों के सामने खूब प्रोजेक्ट करती है। तो इस बात का सीधा सा मतलब है हमारी 1.4 बिलियन लोगों की जनसंख्या। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में मार्केट लगभग सैचुरेट कर चुका है। इन देशों में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, महंगी घड़ियों तक आमतौर पर बड़ी जनसंख्या की पहुंच है। ये चीजें कोई रोज रोज खरीदता भी नहीं है। इसके उलट भारत एक ग्रोइंग मार्केट है, उभरता हुआ बाजार है। युवा जनसंख्या है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। लोग अब रोटी कमाने से बढ़कर जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए बाजारों में खरीद भी बढ़ी है। यही कारण है कि बड़ी कंपनीज भारत के मार्केट को कैप्चर करना चाहती हैं। आज आपसे कुछ साल पहले की बात पूछी जाए अगर, तो कुछ साल पहले के वक्त को याद कीजिए, कितने लोगों की पहुंच एडिडास, नाइकी, जारा जैसी ब्रांड तक थी। आज भारत के कई छोटे बड़े शहरों में इन ब्रांड्स के शोरूम हैं। समझौते से भारत के बाजारों में यूरोप के उत्पाद भी सस्ते में मिलेंगे। एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि EFTA है क्या? EFTA एक अंतर सरकारी संस्था है। इसमें नॉर्वे, लिंचनस्टाइन, स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इसका गठन स्टॉकहोम कन्वेंशन के जरिए साल 1960 में किया गया था। इसका पर्पस था फ्री ट्रेड एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। एक और जरूरी बात कि EFTA में शामिल देश EU यानी यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं। EU में राजनीतिक एकीकरण भी किया गया है, जबकि EFTA केवल फ्री ट्रेड और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात करता है।
बाजार और अर्थव्यवस्था के हिस्से से भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक डेटा जारी किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते 10 सालों में भारत ने इस क्षेत्र में बहुत तेज ग्रोथ की है। साल 2014 में भारत 78% मोबाइल फोन्स के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था, आयात पर निर्भर था। आज भारत 97% तक आत्मनिर्भर है। वर्तमान में भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फोन्स में केवल 3% का ही आयात होता है। इन 10 सालों में भारत ने 2.45 बिलियन मोबाइल फोन्स यूनिट का उत्पादन किया है। आपको पता है 2014-15 तक भारत मात्र 1556 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का निर्यात करता था। उद्योग क्षेत्र के आंकड़ों की माने तो भारत वित्त वर्ष 2024 के अंत तक 1,20,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स का निर्यात करेगा। देखिए, मोबाइल्स के उत्पादन में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम आज देख रहे हैं वो एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए भारत में एक कंड्यूसिव पॉलिसी एनवायरनमेंट तैयार किया गया। इसमें भारत के उद्योग क्षेत्र और प्रमुख मंत्रालयों ने मिलकर काम किया। मई 2017 में भारत सरकार ने फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। इससे घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता था। इसके अलावा लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया। इसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना में भारत में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ने पर इंसेंटिव दिए जाते हैं। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में भारत को एक ग्लोबल हब बनाने की बात की गई थी। सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनीज ने भारत से मोबाइल के निर्यात में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के नोएडा में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री ऑपरेट करता है। बीते साल एक मूवी खूब चर्चा में रही थी, नाम था ओपेनहाइमर। ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद यह फिल्म एक बार फिर से सुर्खियों में है। यह फिल्म रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। उन्हें दुनिया परमाणु बम बनाने के लिए जानती है। हम जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स में किसके हाथ सफलता लगी है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 96वें एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हुई। एकेडमी अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है, कई कैटेगरीज में दिए जाने वाले इन अवार्ड्स को पाने की चाहत हर सिने आर्टिस्ट को होती है। बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में मूवी ओपेनहाइमर ने बाजी मारी। इसी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में किलियन मर्फी को अवार्ड मिला। इसी मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में क्रिस्टोफर नोलन को पुरस्कार हासिल हुआ है। ओपेनहाइमर के लिए ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला है। इसके अलावा ओपेनहाइमर का बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी में भी दबदबा रहा। ओपेनहाइमर मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन हैं। उन्हें एक्सेप्शनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। ये 21वीं सदी के लीडिंग फिल्म मेकर्स में से एक हैं। पुअर थिंग्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में एमा स्टोन को अवार्ड मिला। इसके अलावा ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में बारबी फिल्म के गाने व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए बिली इलिश और फिनिस ओकोनेल को अवार्ड मिला है। युद्ध में फंसा यूक्रेन अपना पहला ऑस्कर जीतने में कामयाब रहा है। यूक्रेन की 20 डेज इन मारियुपोल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड मिला। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीता है। भारत को इस साल ऑस्कर में असफलता हाथ लगी है। भारत की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। ऑस्कर सेरेमनी के दौरान भारत के आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चंद्रकांत देसाई को ट्रिब्यूट दिया गया। उनका अगस्त 2023 में निधन हो गया था। आपको बता दें कि इन पुरस्कारों को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा साल 1929 से सिनेमा में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को अत्याचारी करार दिया है। दरअसल जनवरी 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था। इसमें कहा गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, हाई कोर्ट ने इस मामले में IT एक्ट 2000 की धारा 67B को वर्ड टू वर्ड रीड किया था, लेकिन उस धारा के तहत अपराध साबित नहीं हो रहा था। धारा 67B के तहत दोषी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाता है जब वो किसी सेक्सुअली एक्ट में जिसमें बच्चों को दिखाया गया हो, ऐसे मटेरियल को पब्लिश करता हो, ट्रांसमिट करता हो या क्रिएट करता हो। वहीं पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए काम करता है। इसे संशोधित करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल 2019
लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें 2012 के मुकाबले कुछ सजाओं को बढ़ाया गया है। पीआरएस के मुताबिक अभी यह बिल लोकसभा से पारित नहीं हुआ है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के विजेता की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार जापानी आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया। यह आर्किटेक्चर क्षेत्र का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में शिकागो के प्रित्ज़कर परिवार ने अपने हयात फाउंडेशन के माध्यम से की थी। इस पुरस्कार को आर्किटेक्ट के विशिष्ट योगदान के लिए हर साल प्रदान किया जाता है। आपको बता दें, बालकृष्ण दोषी प्रित्ज़कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में जैव विविधता पर ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम बेल्जियम में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हाई सीज को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाने के लिए प्रयासरत है तथा इसके लिए एक नई संधि की पुष्टि करने का आग्रह करता है। इस संधि पर अभी तक 88 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से केवल 2 देश चिली और पलाऊ ने इसकी पुष्टि की है। भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। 2023 में विभिन्न देश एक नई संधि BBNJ संधि या हाई सीज संधि पर सहमत हुए। BBNJ संधि से तात्पर्य मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन है। इसे लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को एक मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा, जो 2025 में आयोजित होगा। चीन लगातार वैश्विक भूभाग और समुद्री क्षेत्र पर अधिकार की अपनी योजनाओं को लेकर चर्चा में रहता है। हालिया घटनाक्रम में चीन ने टोंकिन की खाड़ी में वियतनाम के क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बनाई है। दरअसल चीन ने आधिकारिक तौर पर टोंकिन की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में एक नई बेसलाइन की घोषणा की, जो इस क्षेत्र में उसके क्षेत्रीय दावों को रेखांकित करती है। आपको बता दें कि चीन में इसे बेबू खाड़ी और वियतनामी में बेक बो खाड़ी कहा जाता है। इस खाड़ी की सीमा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में वियतनाम से, उत्तर में चीन के स्वायत्त क्षेत्र से और पूर्व में लिझोउ प्रायद्वीप और हैनान द्वीप से लगती है। भारत ने हाल ही में गोल्डन लंगूर की अनुमानित आबादी के आंकड़े जारी किए। नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर भारत में इनकी आबादी लगभग 7,396 बताई गई है। यह सर्वेक्षण प्राइमेट रिसर्च सेंटर NE इंडिया और असम वन विभाग ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर 2 चरणों में पूरा किया। यह मुख्य रूप से असम और भारत भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में, IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में और साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यानी CCS ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के डिजाइन और विकास के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। यह भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। यह उन्नत स्टील्थ सुविधाओं के साथ मध्यम वजन वाला लड़ाकू विमान होगा। इसके साथ ही यह विमान कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करने वाला होगा। इसके चलते इसे रडार से पकड़ना मुश्किल होगा। इस कार्यक्रम के निष्पादन और विमान को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी होगी और इसके निर्माण का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। IUCN की हालिया रिपोर्ट में एशियाई शेर के संरक्षण स्थिति में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार रेड लिस्ट में एशियाई शेर की स्थिति को बदलकर वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इससे पहले 2008 में एशियाई शेर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था। आपको बता दें कि पहले एशियाई शेर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के रीवा तक के क्षेत्रों में देखने को मिलते थे, लेकिन वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य ही एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। यदि हम इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है तथा साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, 96वें एकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट मूवी का खिताब हासिल हुआ है? ओपेनहाइमर, बार्बी, पुअर थिंग्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। अगला प्रश्न है, दुनिया में मोबाइल फोन के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में किस देश को नाटो की सदस्यता हासिल हुई है? भारत, स्वीडन, यूक्रेन या फिर रूस? सही जवाब है विकल्प बी यानी स्वीडन। अगला प्रश्न था, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के पास स्थित है? क्षिप्रा, नर्मदा, बेतवा, चंबल? सही जवाब है विकल्प बी यानी नर्मदा।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।